एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, कैसा रहा आज आप सबका टेस्ट जो हमने आपके लिए कंडक्ट किया था। आई होप सो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिले होंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बन के निकलते हैं ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होके जा सके। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उनके सही आंसर होने चाहिए तो क्या था उनके पीछे का कॉन्सेप्ट। अच्छा बच्चों, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके लिए एक एडवाइस देना चाहूंगी। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ चेक करते हैं कि अच्छा मेरा जो आंसर गलत था, मैं हाई स्पीड पे वीडियो को करके अपना पर्टिकुलर आंसर चेक कर लेता हूँ कि क्या गलत था। देखो, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी क्लास देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो टेस्ट होता है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद नहीं होता कि ये देखना कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। टेस्ट का मकसद होना चाहिए हमेशा कि आप उसको एनालाइज करें और आपका जो है रिवीजन हो साथ के साथ। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप देखना उसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को साथ में रिवाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, वहां पे सबसे ज्यादा रिवीजन करना इम्पोर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का आना। तो पूरी वीडियो को देखना, चाहे अगर आपका कोई आंसर सही भी है तो उसके पीछे के आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज आ जाएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है कि आपको इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए टेस्ट के डिस्कशन को देखने के लिए। ठीक है, और हाँ, जो नए बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर कंफ्यूज हो बच्चों, तो हम ना व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फ्री एनरोल होना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तो हम आपको अपने साथ एनरोल कर लेंगे और बिना कोई चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का डिस्कशन और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following development task is not appropriate to the late childhood? जो आपको 4 टास्क दिए हैं डेवलपमेंट से, यानी कि विकास से रिलेटेड, आपको बताना है कि कौन सा डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन कि फिजिकल स्किल्स को सीखना ताकि आप गेम्स के सीख सके। दूसरा है मेस्कुलिन और फेमिनाइन, यानी कि अपने पुरुष से रिलेटेड या फिर फीमेल से रिलेटेड अपने शरीर में मतलब कि उत्पन्न कर लेना कि आपको पता चले कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ऐसी आपके अंदर जो है, आप कह सकते हैं कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, की मतलब उसको इंडिपेंडेंस मिलने लगे, अलग रहना, मतलब कि फ्रीडम मिलने लगे। और ऑप्शन डी है कि वो अपने पीयर ग्रुप के साथ मेल जोल करना सीख ले। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लेट चाइल्डहुड की एज कितनी होती है बच्चों। ये होती है 6 से 11, या फिर आप इसे कह सकते हैं 6 से 12। ठीक है, ये होती है लेट चाइल्डहुड की एज। अब देखिए, इनमें से ना एक ऑप्शन है जो मुझे पढ़ते ही समझ आ गया, और अगर आप भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं तो आपको भी एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा कि लेट चाइल्डहुड में बच्चे की फिजिकल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। लेट चाइल्डहुड के टाइम पे ही बच्चे को इंडिपेंडेंस थोड़ी सी मिलनी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, वो अकेला बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल सकता है। और ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है कि लेट चाइल्डहुड में बच्चा पीयर ग्रुप्स के साथ या फिर अपने जो एज के बच्चे होते हैं उनके साथ रहना और ज्यादा अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो मेस्कुलिन और फेमिनाइन वाले रोल की बात है, ये किसी लेट चाइल्डहुड वाले बच्चे को नहीं पता। कि देखो, ये सोशल रोल के बारे में बात हुई है। आप एकदम नोटिस करना कि आदमी का क्या सोशल रोल होता है और एक फीमेल का क्या सोशल रोल होता है। अब क्या एक 6 से 12 साल तक के बच्चे को इतना पता होगा कि आदमियों का काम ये होता है और औरतों का काम ये होता है सोसाइटी के हिसाब से? नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हम ढूंढ रहे हैं वो होगा ऑप्शन बी, कि एक मर्दाना या स्त्री की क्या सामाजिक भूमिका होती है उसके बारे में लेट चाइल्डहुड में बच्चा जान लेता है। तो ये इसका जो है डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, किन किन बच्चों का क्वेश्चन 1 सही था कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे जरा, मैं देखो कितने बच्चों का क्वेश्चन 1 सही था, और आपको भी पता चले कि आपके कंपटीशन में कितने सारे बच्चे हैं कि जिनके ये आंसर पर्टिकुलर ठीक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। जब आपकी अवधारणाओं का विकास हो जाता है तो वो कौन से विकास यानी कौन सी डेवलपमेंट के अंदर आता है?
पहला इमोशनल यानी कि आपका भावनात्मक डेवलपमेंट, दूसरा इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास, तीसरा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, एंड चौथा होता है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं? माइंड में बनते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको फिजिकल डेवलपमेंट की ज्यादा नीड है? नहीं। सबसे पहले आपको किस चीज की पड़ेगी जरूरत कॉन्सेप्ट बनाने के लिए? आपकी माइंड की जरूरत पड़ेगी। और माइंड का इस्तेमाल कहाँ होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट जहां पर आपका फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट जहां पे आपके शरीर से रिलेटेड जो है आपकी एबिलिटीज डेवलप होती है, चाहे वो मोटर एबिलिटीज हो आपकी, चाहे वो आपकी फाइन मोटर एबिलिटीज हो। ठीक है, ये सारी यहाँ पर डेवलप होती है। सोशल डेवलपमेंट में आप सोसाइटी में रहना सीख जाते हैं, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से आपको लैंग्वेज का यूज करना है, सब आप सोशल डेवलपमेंट के अंदर सीखते हैं। ठीक है, रिवीजन हो गया हमारा छोटा सा। ठीक है, आंसर पता चल गया। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी बौद्धिक विकास। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर कोई डाउट हो उसी टाइम पूछ लेना। अच्छा हाँ, कुछ ना बच्चों के कॉमन डाउट्स हैं जो मैं जरा एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि हमने आपको किसी ग्रुप के अंदर एनरोल नहीं किया है। बच्चों का जनरली मैसेज आता है कि आपने हमें ग्रुप में नहीं ऐड किया। बच्चों देखो, ग्रुप नहीं है, एक ब्रॉडकास्ट है। आप सबको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, प्राइवेसी लीक होने के चांसेस होते हैं, आपका नंबर जो है लीक हो सकता है, इसलिए हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। ठीक है, सबसे पहला डाउट ये था बच्चों को। दूसरा बच्चों का डाउट है कि हमें नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं कि क्लास कब है। देखो, सबसे पहले आपको एक दिन प्रायर इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर क्लास आपकी इतने बजे आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं। दूसरा, आप क्या करें, आप जब YouTube का चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ आपको एक बेल आइकन बना आता है, आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे, फिर वहां पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहां पर जहां पर ऑल लिखा होगा उसको आप क्लिक करेंगे, तो जब भी आपकी क्लास होगी आपको YouTube की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अब डाउट नहीं रखना, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं इससे रिलेटेड, तो आई होप सो कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए बैक टू द क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेटमेंट an important precondition for the proper development of a child is ensuring his or her healthy physical development। कि आपको एक स्टेटमेंट दिया, उसमें बताया कि किसी भी बच्चे का अगर प्रॉपर तरीके से विकास होगा, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उसके बीच में उसका हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। सॉरी, ऑप्शन ए है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो बिल्कुल गलत है। आपको मैंने इस क्लास में क्या पढ़ाया था, जल्दी से क्विक रिवाइज करो कि कोई भी जो डेवलपमेंट होती है वो सब इंटर रिलेटेड होती हैं। जो सारी डेवलपमेंट है सब इंटर रिलेटेड है, हर एक डेवलपमेंट का फर्क दूसरे के ऊपर पड़ता है। अब जैसे कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका फर्क कॉग्निटिव पर भी पड़ता है, जो कॉग्निटिव है उसका फर्क सोशल पे भी पड़ता है, मतलब हर एक आपस में पारस्परिक तरीके से संबंधित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया। देखते हैं ऑप्शन बी कि शायद ये इनकरेक्ट है। देखो शायद या फिर बिल्कुल इनकरेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, इनकरेक्ट तो ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी कि हाँ ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ऊंचा दर्जा रखती है डेवलपमेंट में। अब देखो इन्होंने ट्रू तो बोल दिया लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो तो गलत है, ऐसा तो नहीं है फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल टॉप पे आती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन डी कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बाकी सारे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होती है, सारी तरीके की डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो यस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस, जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन अबाउट लाइफ, इट्स नॉट फीलिंग इट्स फीलिंग।
क्या आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिले। ऑप्शन बी, बच्चों को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, नहीं अपने बारे में चिंता होती है। ऑप्शन सी, कि उनको डर लगता है कि बचपन में जो उनसे गलतियां की हैं उनकी वजह से कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है। और ऑप्शन डी की फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि उन्हें अपने आप में थोड़ा सेल्फ अचीवमेंट महसूस हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक ऑप्शन ऐसा था कि मुझे पढ़ते ही पता चल गया इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि जो एरिक्सन की स्टेज होती है उसमें जो एडोलेसेंट के अंदर बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एंजाइटी होती है कि क्या हमारा जो रोल, कंफ्यूजन है हमारे अंदर, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हम उस चीज में सक्सेसफुल हो पाएंगे, या फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं आगे जाके क्या बनूंगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है अपने बारे में, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है इस चीज से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बच्चे होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपने बारे में चिंता करना, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े अब। क्वेश्चन नंबर 5, all the following facts indicate that the child is emotionally and socially fit in a class except। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इन चारों कंडीशन में से वो एक कंडीशन कौन सी है जहां पर बच्चा सोशली और इमोशनली क्लास में फिट होने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। देखो इस तरीके की वर्ड्स पे ना जोर दिया करो, एक्सेप्ट लिखा है या नहीं लिखा है, नहीं तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि क्लास में फिट करना, क्लास में टीचर्स होती हैं, पीयर्स होती हैं, यानी उनके साथ आपको अच्छा तालमेल बना के रखना है, बेसिकली ये बात है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि अच्छा रिलेशनशिप बनाना है पीयर्स के साथ। अब ये तो वो करेगा, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एक्सेप्ट, यानी क्या वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है कंसंट्रेट ऑन परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क। यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका कि उसके सामने जो भी चुनौती आएगी उसे सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस के ऊपर कंसंट्रेट करना है, उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए मेहनत करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चा क्या चैलेंजेस पूरे करने के ऊपर से फोकस कर रहा है। यहाँ पर ना तो दोस्त की बात हुई है, ना पीयर ग्रुप की बात हुई है, ना ही टीचर की बात हुई है। तो यहाँ पर वो सोशली या फिर इमोशनली काम तो कर ही नहीं रहा क्लास में फिट होने के लिए। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ चुनौतियों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है और बाकी वो इमोशनली या सोशली फिट होने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राइज प्रोफाउंडली। एक बच्चा जब प्री स्कूल आता है पहली बार तो वो बहुत बुरी तरीके से रोता है, लेकिन जब आफ्टर 2 years when the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his tension by crying, rather this shoulder and neck muscles become tense. This change in this behavior can be explained on the basis of which of the following principle। अब ध्यान देना, लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में, वहां पर आपको ना बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये भी थोड़ा सा उसी टाइप का है कि आपको पर्टिकुलर एक एग्जांपल दे दिया, अब आप बताओ कि यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। देखो वैकेंसीज पिछली बार भी कम थी, बहुत टफ पेपर आया था, वैकेंसीज इस बार भी कम है, तो मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं घूम फिर के, बस उनको बताने का, उनको पूछने का तरीका वो थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो बहुत बुरी तरीके से रोता है, लेकिन जब 2 साल बाद वो जब बच्चा प्राइमरी स्कूल या फिर फर्स्ट क्लास में जाता है तो वो रोता नहीं है, उसके बस ना थोड़े से शोल्डर्स या फिर उसके ना मसल्स को देख के पता चलता है कि हाँ थोड़ा सा टेंस है, लेकिन वो रोता नहीं है। तो जो ये इसके बिहेवियर में चेंज आया वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस है, आपको यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब चारों प्रिंसिपल देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस की बात तो हो ही नहीं रही। सीक्वेंस में क्या होता है कि सपोज कोई बच्चा जो है पहले
जो है बड़बड़ाना सीखता है, फिर वो एक वर्ड बोलना सीखता है, फिर वो 2 वर्ड बोलना सीखता है। ये तो सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पर सीक्वेंस की बात तो नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे लगातार चलता रहता है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की भी बात नहीं हुई है। अगला है ऑप्शन सी कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखो, हमने सिर्फ पर्टिकुलर एक बच्चे के बारे में ही बात की है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं सकता कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो देखो, आंसर तो हमें मिल गया कि हाँ ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, लेकिन समझेंगे क्यों है। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है। अब ध्यान से समझना, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सबसे पहले आपको मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ाया था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। तो यहाँ पर बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले वो जनरली क्या करता है, जो वो किसी भी नई जगह पे जाता था ना, तो वो रोना स्टार्ट कर देता। जैसे ही वो अपनी माँ से दूर होता था, जब बच्चा जो है 2 या 3 साल का होता तो रोना स्टार्ट कर देता। कोई पड़ोसी आया ले गया, जानता नहीं था तो रोना स्टार्ट कर दिया। किसी के घर पार्टी में गए, उन्हें जानता नहीं था तो रोना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसने एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि जब भी अपनी माँ से दूर जाऊंगा तो रोना स्टार्ट करूंगा। लेकिन उसने धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिक बना लिया कि जैसे कि अब क्या हुआ, हर कोई बच्चा इंसान अगर कोई मुझे आके लेता है तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे मेरी माँ से दूर कर रहा है, तो हर बार रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने क्या करा, जनरल से स्पेसिफिक कर लिया कॉन्सेप्ट को, फिर इसके बाद इंटीग्रेट कर लेता है, यानी कि फिर यहाँ से उसने जो चीजें सीखी है वो उसको अलग अलग जगह पे अप्लाई करता है। अब जैसे कि शुरुआत में क्या था, बच्चा जब भी माँ से दूर जाता था तो वो रोता था। जब भी उसको जिस स्टार्टिंग में प्ले स्कूल भेजा गया तो वो बहुत रोया, लेकिन उसने बाद में धीरे धीरे इस चीज को सीख लिया कि मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगा तो मुझे रोने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी माँ से दूर नहीं किया गया। तो यहाँ से बच्चे ने जो चीज सीखी उसको इंटीग्रेट कर लिया, फिर उसने उसी कॉन्सेप्ट को आगे जाके प्राइमरी स्कूल में भी लगाया कि हाँ यहाँ पर भी मैं आया हूँ, नई जगह आया हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ से, मुझे मेरी फैमिली से दूर नहीं किया गया है। जैसे ही मेरा स्कूल खत्म होगा, मेरी क्लास ओवर होगी, मुझे वापस भेज दिया जाएगा मेरी माँ के पास। तो इसका मतलब यही होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, आप पहले कुछ चीजें सीखते हैं वहां से अलग अलग करके, फिर वहां से सीखी हुई चीज को एक रूप में करके आगे जाके अप्लाई करते हैं। ये होता है डेवलपमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट चला है। ठीक है, कि पहले बच्चे ने सीखा कि हर बार माँ से दूर जाना ही जो है गलत नहीं है, मैं वापस माँ के पास आऊंगा। फिर उसने वो चीज सीख के आगे प्राइमरी स्कूल में भी अप्लाई कर दी। ठीक है, क्लियर है। ये वाला प्रिंसिपल नया है आपके लिए, मैंने क्लास में इंक्लूड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आपका ये प्रिंसिपल रह गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट मे बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जब माइंडिंग में बनते हैं बच्चे के, तो वो कौन से डेवलपमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से बनते हैं। पहला है ऑप्शन कि बच्चा जो है हर एक एज पे, हर एक बच्चे का जो रेट है डेवलपमेंट का वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिकली किसकी बात करी है कि सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है। बच्चा एक सिस्टम की तरह, जैसे हम क्या करते हैं क्लास में अपना एक सिस्टम बना रखा है, हमने एक सीक्वेंस बना रखा है। सबसे पहले क्लास में आएंगे तो मैम को विश करेंगे, देन अपना जो है अपना बैग आप अपना साइड में रखेंगे, देन अपने डेस्क पे बैठेंगे, अपनी बुक्स निकालेंगे। तो आपने क्या करा है, सिस्टमैटिक तरीका बना रखा है। तो यहाँ पर भी सेम बात करी हुई है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है कि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डर में चलता है, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो इस कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a typical characteristic of social development during adolescence।
एडोलेसेंस के टाइम पे जब किसी बच्चे का सामाजिक विकास होता है तो इनमें से कौन सा सामाजिक विकास का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए कि बच्चे को अपने बारे में अवेयरनेस हो जाती है। देखो एडोलेसेंस में बच्चे को अपने बारे में अवेयरनेस हो जाती है, उसको चीज का ज्ञान हो जाता है कि मुझे आगे जाके अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि हमें पूछा है नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। अब एडोलेसेंस में बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन है ऑप्शन सी कि बच्चा ना पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर रहना सीख जाता है। देखो ये नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एडोलेसेंस में अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर रहना सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आके पेरेंट्स की थोड़ी कंपनी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं एडोलेसेंस में बच्चे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेंडेंसी ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, माता पिता से दूर होने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। ये सोशल डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट अब तक, कोई परेशानी, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, a teacher wishes to help a student to appreciate multiple views of a situation. She provides her students multiple opportunities to debate on the situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her students will dash various views and develop multiple perspective of the situation on their own. देखो फिर से क्या हुआ, आपको एक एग्जांपल दिया गया क्लासरूम सिचुएशन का, फिर आपको उसे थ्योरी से रिलेट करना है। यही क्वेश्चन है जहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पर माइंड अप्लाई करने वाली बात होती है। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये होते हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़े से टफ होते हैं बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। अब क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से कि एक टीचर चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं वो अलग अलग सिचुएशन को समझ सके, तो वो इसके लिए क्या करती है, क्लास में एक डिबेट रखती है ताकि अलग अलग ग्रुप के बच्चे उसमें डिबेट करें, उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिले और वो एक दूसरे से कुछ बातें, कुछ जो है उनके ओपिनियंस जान सके और अपने अंदर ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर जो टीचर है वाइगोट्स्की के हिसाब से क्या कर रही है? ऑप्शन ए इंटरनलाइज कर रही है, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट कर रही है, ऑप्शन सी ऑपरेशनलाइज कर रही है, या फिर ऑप्शन डी रेशनलाइज कर रही है। अब देखो वाइगोट्स्की से तो सीधा सीधा ना यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे पहले ना देखो क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में क्या था कि बच्चा जो है मल्टीपल व्यूज को लेना सीख जाए, मल्टीपल व्यूज को अप्रिशिएट करना सीख जाए। तो जहां पर भी बात होती है कि दूसरे के व्यूज को समझना, उसको अपने अंदर ग्रहण करना, तो वहां पर हमेशा बात होती है इंटरनलाइज करने की। तो बच्चा जो है वो इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज कर लेता है अपने अंदर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंटरनलाइज। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर बेसिकली देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दूसरे की जब बात हम सुनते हैं फिर हम उनसे सीख कर कुछ चीजें अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तो वो कहती है इंटरनलाइज करना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, फिर से देखो एक हॉट्स का क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है, आपको एक स्टेटमेंट दी है तो बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी हुई है। आपको ना स्टेटमेंट को पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसी वाली बात तो ना उस वाले साइकोलॉजिस्ट ने करी थी, तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई लाइक लॉन्ग कन्वर्सेशन विद वन अदर पर्सन। मुझे एक जो दूसरा पर्सन है उससे बात करना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मुझे सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मुझे क्रॉसवर्ड पजल करना पसंद है क्योंकि इसके वजह से मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर कितने स्किल्स हैं। मुझे अपने आप से बात करना पसंद है, और जब मैं दूसरों को भी देखता हूँ कि जब दूसरे भी अपने आप से बात कर रहे हैं या फिर पजल सॉल्व कर रहे हैं या फिर दूसरे पर्सन से बात करते हैं, तो मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं। तो आप बताए कि ये बात किसने कही होगी? पियाजे ने कही होगी, वाइगोट्स्की ने कही होगी, फ्रॉयड ने कही होगी, या स्किनर ने कही होगी? तो अब देखो मैंने ना यहाँ पर दो चीजें अंडरलाइन की कि एक तो दूसरों के साथ बात करना,
और दूसरा अपने आप से बात करना। तो दूसरों के साथ बात करना यानी कि सोसाइटी से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी में जो लोग होते हैं, और दूसरा अपने आप से बात करना यानी कि इनर स्पीच। अब ये तो दो कॉन्सेप्ट थे, ये किसने दिए थे? मैंने बताया था आपको, जो ये दोनों कॉन्सेप्ट है बच्चों वो वाइगोट्स्की के द्वारा दिए गए थे। तो यहाँ पर कौन से साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है वाइगोट्स्की की बात। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था, बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी, बच्चे को लगेगा पता नहीं क्या था, लेकिन आंसर इतना इजी था क्योंकि बेसिक आपको उसके अंदर से कॉन्सेप्ट निकालने की यहाँ पर किस चीज की बात हुई है। और हमें तो ये पता है कि इसके बारे में वाइगोट्स्की ने बात करी थी, तो आंसर वाइगोट्स्की है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे की थ्योरी के हिसाब से विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से आप एक ऐसी वजह बताइए जिसकी वजह से बच्चे के मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए सोशल एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी मैच्योरेशन, ऑप्शन सी एक्टिविटी, ऑप्शन डी लैंग्वेज। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक की बात करनी है, तो सबसे पहले ना हम सोशल एक्सपीरियंस को टिक करेंगे क्योंकि सोशल एक्सपीरियंस की बच्चों बात करी थी वाइगोट्स्की ने। सोशल एक्सपीरियंस तो आपको देखते दिमाग में आना चाहिए कि वाइगोट्स्की का कॉन्सेप्ट है, ये पियाजे का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर होगा सोशल एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ बच्चों को ना यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि नहीं, वाइगोट्स्की में तो लैंग्वेज के बारे में भी बात हुई थी, वाइगोट्स्की में तो सोशल एक्सपीरियंस के में बात हुई थी। देखिए लैंग्वेज के बारे में बात दोनों ने करी थी, लेकिन लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी वाइगोट्स्की ने, लेकिन पियाजे ने सोशल एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि जितने भी विकास होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग की वजह से होते हैं। अब जो लैंग्वेज है वो भी दिमाग का ही एक रूप है, हम जो सोचते हैं वो हम बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से सहमत करते थे। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि यहाँ पर ये चीज किसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए, according to the pre-conventional level of Kohlberg theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? कोलबर्ग की कौन से लेवल के हिसाब से एक बच्चा मोरल जो डिसीजन किस हिसाब से लेगा? सबसे पहले प्री कन्वेंशनल लेवल, सबसे पहले तो रिवाइज कर लो, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता था कि या तो उसे कोई पनिशमेंट मिल रही है या फिर उसे टीचर की बात माननी है इसलिए वो मोरल्स को फॉलो करता था, या फिर उसे बदले में कुछ चीजें मिले इसलिए वो फॉलो करता था। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या होता था, सोसाइटी के जो नियम बने हैं या फिर गुड बॉय बैड बॉय उसके हिसाब से वो काम करता था। और पोस्ट में क्या होता था कि वो देखता था जो समाज के नियम बने, अगर वो मेरे हिसाब से सही है तो मैं नहीं मानूंगा, और अगर मेरे हिसाब से गलत है तो मैं उनको तोड़ दूंगा। बेसिक हमारा ये फंडा था तीनों लेवल्स के पीछे। यहाँ पर प्री कन्वेंशनल की बात की है, प्री कन्वेंशनल में कौन सी चीज आती है, एक तो पनिशमेंट आती है और एक पर्सनल नीड और डिजायर भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो वो भी करेक्ट है, अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आप बताइए ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज खुद बनाता है, अपनी थ्योरीज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अब देखो स्किनर, पैवलोव, जंग और पियाजे। देखो सबसे पहले पियाजे देखते ही ना आप एकदम क्लिक कर लोगे माइंड में कि पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बात करी है, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है कि बच्चा दिमाग की वजह से सारी चीजें सीख लेता है। तो यहाँ पर सीधा आप लिंक किससे करेंगे, क्वेश्चन को पियाजे से करेंगे। तो पियाजे यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के हिसाब से इनमें से वो एक कौन सा फैक्टर है जो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ठीक है, ऑप्शन ए इमिटेशन, ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस करना।
देखिए अब यहाँ पर इमिटेशन करके बच्चा सीखता है, रीइंफोर्समेंट करके सीखता है, या लैंग्वेज करके सीखता है। पियाजे ने इन सबको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। पियाजे ने इम्पोर्टेंस किस चीज को दी है कि बच्चा जो है फिजिकल जो वर्ल्ड है उसके साथ अपने माइंड में जो चीजें आती हैं उनके साथ एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखता है। अब जैसे कि क्या होता है, बच्चे ने क्लास में कुछ सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, सपोज बच्चे ने कि जब पानी उबलता है तो वो भाप बन के जो है उड़ जाता है, इवापोरेशन प्रोसेस सीखा। जब वो घर पे जाके देखा कि मम्मी ने पानी बॉयल किया तो उसके ऊपर से भाप बन रही है, तो बच्चा ना उस चीज को रिलेट कर पाएगा, एक्सपीरियंस करेगा फिजिकल वर्ल्ड से। तो यहाँ से क्या हुआ, उसने अपने कॉग्निटिव माइंड से जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे उसने वही सारे कॉन्सेप्ट फिजिकल वर्ल्ड में जाके अप्लाई किए, उसके साथ एक्सपीरियंस किए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information। यहाँ पर पियाजे ने बोला था कि बच्चा कोई चीज कैसे सीखता है, एक तो कि उसके पास जो पुरानी नॉलेज है वो उसमें नई नॉलेज ऐड कर लेगा, या फिर उसकी जो पुरानी नॉलेज है वो उसे हटा के नई नॉलेज को वो जगह दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम मैंने आपको क्या बताया था, एकदम क्विक आना चाहिए माइंड में, बिल्कुल टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ये था एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन को जोड़ लेना, एंड अकोमोडेशन होता है अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को हटाकर, अगर वो गलत है, अगर वो थोड़ी सी इनएडिक्वेट है तो उसे हटाकर नई इंफॉर्मेशन को वहां पर जगह दे देना, ये कहलाता है अकोमोडेशन। अच्छा हाँ, एक ना डाउट है एक बच्चे का, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, जब बच्चा ये दोनों चीजें सीख लेता है तो क्या होता है, बच्चा इक्विलिब्रियम सीख लेता है। ठीक है, जब बच्चा ये सीख ले कि आपकी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और जब बच्चा वो चेंजेस कर ले तो ये कहलाता है इक्विलिब्रियम। और इससे बिल्कुल एक अपोजिट कॉन्सेप्ट और होता है, वो कहलाता है डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम क्या हुआ, बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है वो इस चीज के कैपेबल नहीं है कि वो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन की जगह नई इंफॉर्मेशन को जगह दे पाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम का बिल्कुल उल्टा, वहां पर बच्चा पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेता है, और डिसइक्विलिब्रियम में बच्चा पुरानी इंफॉर्मेशन में नई चीजें एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आंसर यहाँ पर था आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़िए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। As a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer to assess your student? आप अगर वाइगोट्स्की के नियमों को मानते हैं तो आप अपने बच्चों को असेस करने के लिए क्या करेंगे? अब जैसे मैं एक ना एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज हमारे ना एक स्टूडेंट है ज्योति, वो आगे जाके टीचर बनी, ठीक है, और वो ना भावी टीचर बनी, अभी तो भावी टीचर है, आगे जाके वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन गई। ठीक है, तो वो वाइगोट्स्की के प्रिंसिपल्स को मानती है, तो वो अपने बच्चों को असेस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि वो फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछेगी। नहीं, वाइगोट्स्की ने तो किसका बात करा है, तीन चीजें माइंड में, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, जहां पर भी आपको इनसे रिलेटेड चीज मिलेगी यानी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगी? नहीं। ऑप्शन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगी? नहीं। ऑप्शन सी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि जहां पर बच्चा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा। यस, वाइगोट्स्की ने सोशल एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है, तो ज्योति क्या करेगी, वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स को जो है अपनाएगी ताकि बच्चों को वो असेस कर सके। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because आप लर्नर्स को हेल्प करते हैं जो चीजें उन्हें ऑलरेडी याद हैं उन्हीं को रिकॉल करने में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑप्शन ए, इससे क्या ना आपको हेल्प मिलती है क्लास को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी
कि पुरानी इंफॉर्मेशन को जब आप दोबारा से नई इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हैं तो इससे लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप देखो ऑप्शन बी पढ़ते ही समझ आ गए कि हाँ जिस ऑप्शन को हम ढूंढ रहे थे वो ऑप्शन बी ही है। हम बेसिकली हमारा क्या पर्पस होता है, पुरानी इंफॉर्मेशन यानी कि जब हम क्लास स्टार्ट कर देते तो हम पहले पिछले चैप्टर से रिलेट क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? ताकि पिछले चैप्टर से बच्चा रिलेट करके इस वाली क्लास को समझ सके तो बेहतर उसकी लर्निंग हो पाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से पढ़िए। Which of the following statement is true about learning? लर्निंग के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए कि जो बच्चे गलतियां करते हैं उससे पता चलता है कि उनकी लर्निंग नहीं हुई है। देखिए ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी लर्निंग में कहाँ पर गैप रह गया है, कहाँ पर कोई कमी रह गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग हुई ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी कि लर्निंग इफेक्टिव होती है ऐसी जगह जहां पर बच्चा इमोशनली पॉजिटिव महसूस करे और जहां पर बच्चे के लिए सेटिस्फाइंग थोड़ा सा माहौल हो। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, लर्निंग के लिए बच्चे को ना एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि कंड्यूसिव होता है। कंड्यूसिव का मतलब जहां पर बच्चे को फेवरेबल कंडीशन मिले, जहां पर बच्चा अच्छा महसूस करे, कोई उसको परेशानी ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई उसे इमोशनली हर्ट ना पहुंचे, यानी कि हर चीज उसके लिए प्रॉपर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लर्निंग के बारे में ऑप्शन डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो गया आंसर, ठीक है। किस किस का सही है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 है अ चाइल्ड सीज अ a child sees a crow flying past the window and says a bird, what does this suggest about the child thinking? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आ चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने एक विंडो से एक कौवे को, एक क्रो को उड़ते हुए देखा और उसने बोला देखो देखो एक बर्ड। उसने उसको क्रो नहीं बोला, उसने उसको एक बर्ड बोला। तो यहाँ पर क्या चीज पता चलती है हमें कि बच्चे के अंदर पहले से ही मेमोरी स्टोर है। यस, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं अरे देखो ये चिड़िया है, ये मतलब कि ये स्पैरो है, ये तोता है, ये पिजन है। स्टार्टिंग में हम बच्चे को बोलते हैं देखो वो एक बर्ड है, उसके बाद हम उन्हें अलग अलग उनके नाम बताना स्टार्ट करते हैं। यस, तो यानी उनके अंदर थोड़ी सी स्टोर्ड मेमोरीज हैं। दूसरा, बच्चे ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है बर्ड से रिलेटेड कि जिसके दो पंख होते हैं, जो पंख से उड़ता है आसमान में वो बर्ड कहलाता है। यस, एक छोटा बच्चा ये भी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट एडजस्ट कर लेता है। कई बच्चे क्या करेंगे ना, मुर्गी को भी बोलेंगे देखो बर्ड है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस। बच्चे ने क्या करा, कुछ टूल्स, कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स सीख लिए है ताकि वो बता सके। उसने एक वर्ड सीख लिया है कि जो भी आसमान में उड़ रहा है वो बर्ड है, तो वो हर चीज को बर्ड बोलेगा, चाहे वो कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, चाहे कोई बटरफ्लाई उड़ रही है, सब उसके लिए बर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर ABC आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इनिशियली द रेट ऑफ लर्निंग इंक्रीजेस एंड लेटर ऑन इट डिक्रीजेस। आप बताएं, यहाँ पे आपका लर्निंग कर्व पूछा है कि स्टार्टिंग में जो है लर्निंग बहुत तेज स्पीड से होती है, लेकिन धीरे धीरे वो गिर जाती है, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर कौन से लर्निंग कर्व की बात हुई है? तो आप देखिए, मैंने आपको एक कॉन्वेक्स कर्व बताया था और एक कॉनकेव कर्व बताया था। तो कॉन्वेक्स में बताया था कि स्टार्टिंग में लर्निंग बहुत तेज स्पीड से होती है, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये आपका आंसर तो मिल गया कि ऑप्शन ए है। और कॉनकेव कर्व में क्या था कि लर्निंग पहले धीरे धीरे होती है, फिर लर्निंग की स्पीड जो है तेज हो जाती है, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन बी, रिलेट करेगा आपका इससे अपोजिट कंडीशन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल और सब्जेक्ट लर्नड इन अनदर सिचुएशन इज नोन एज।
आपने कहीं से नॉलेज सीखी, आपने स्किल सीखा, कोई सब्जेक्ट सीखा और आपने उसको कहीं और किसी और जगह पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन देखने की मतलब जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा मुझे ऑप्शन बी पे ध्यान गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जहां पर आप एक जगह से सीखा हुआ कॉन्सेप्ट दूसरी जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, a concept learned by a student in mathematics class is used by her in geography class। एक बच्चे ने मैथ्स में कोई चीज सीखी और ज्योग्राफी में वो चीज का इस्तेमाल किया, तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव यानी कि जहां पर आपने पहले कोई चीज सीखी है उसका इस्तेमाल कहीं और हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि मैथ्स में जो चीज सीखी वो ज्योग्राफी में इस्तेमाल कर ली, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन है आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि आपने पहले जो चीज सीखी है वो आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जीरो ट्रांसफर में क्या है, आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, और नन ऑफ दिस तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अच्छा हाँ, एक सेकेंड। नेगेटिव ट्रांसफर में क्या होता है कि आपकी जो पुरानी सीखी हुई चीज है ना वो आपको आगे सीखने में परेशानी देती है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर कि आपने पहले जो चीज सीखी वो इजी कर देती है आपका आगे का सीखना। और जीरो ट्रांसफर यानी कि आपने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी नेगेटिव ट्रांसफर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको स्टेजेस दी हैं और आपको बताना है एरिक्सन ने कौन सी एज में कौन से साइकोलॉजिकल क्राइसिस की बात की थी। सबसे पहले इन्फेंसी। इन्फेंसी में देखिए क्या होगा, इन्फेंसी में होता है आपका 2 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है अपने माँ के ऊपर या फिर जो लोग उसके गार्जियन होते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट की कंडीशन में होता है। ठीक है, एडोलेसेंस में क्या होता है, जल्दी देखिए। एडोलेसेंस में होता है ऑप्शन नंबर 3 कि यहाँ पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है कंफ्यूज्ड रहता है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस बताया था ना मैंने, वो ही है ये। इसके बाद जब बच्चा यंग हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढता है और अगर उसे पार्टनर नहीं मिलता तो वो आइसोलेशन में चला जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। और जब बच्चा तो रहा नहीं, खैर मिडिल एज में जब कोई पर्सन चला जाता है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम बच्चा चला जाता है जनरेटिविटी के टाइम पे, यानी कि जब बच्चा कुछ उस टाइम जो अडल्ट है वो कुछ ऐसी चीज करने की ट्राई करता है जहां से वो अपने आगे वाले जनरेशन के लिए कुछ कर सके। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, थर्ड का 4 एंड फोर्थ का 5। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24, the instructional process where the adult adjust the amount and type of support offered so that it is best suited to the child's level of development। आप बताइए जब एक अडल्ट एक बच्चे की हेल्प करता है सिर्फ उसी हिसाब से कि उसको उस टाइम कितनी हेल्प की जरूरत है और बाद में उस हेल्प को हटा देता है तो उस हेल्प को हम क्या बोलते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने बहुत बार अच्छे से बताया है कि इसको हम बोलते हैं स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग में क्या होता है, आप बच्चे को एक टेम्पररी सपोर्ट देते हैं जब तक वो बच्चा उस पर्टिकुलर काम को खुद करने में सक्षम नहीं होता, उसके लेवल के हिसाब से आप उसे सपोर्ट देते हैं और जब बच्चा खुद उस काम को करने में सक्षम हो जाता है तो आप उस स्काफ फोल्डिंग को, उस हेल्प को वहां से हटा लेते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is not one of the primary task of a teacher for effective student learning। इनमें से एक टीचर का कौन सा सबसे पहला टास्क नहीं होगा, मतलब उसके प्रायोरिटी में नहीं होगा अगर वो चाहती हैं कि किसी बच्चे की अच्छे से लर्निंग हो पाए। तो पहला है कि आप एक बच्चे को ना बस उपदेश देके, एक डिक्टेशन देके, एक थोड़ा सा डिक्टेट करके उसे इंफॉर्मेशन दे दो। देखो हमें पहले ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया। कभी भी एक टीचर का ये रोल नहीं होता है कि वो सीधा सीधा बस अपने बच्चे को जो है गाइड कर दे, मतलब कि डिक्टेट कर दे। अच्छा देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर इस बुक में मिलेगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस पेज में मिलेगा। खाली ऐसे डिक्टेट करने से क्या बच्चा सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। तो ये कभी भी आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन 25 तक हमने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि क्या होना चाहिए था उसका आंसर और क्यों होना चाहिए था वो आंसर। ये चीजें भी हमने सारी अच्छे से समझ ली है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप प्लीज क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हमारे डिस्कशन यहीं तक था, क्लास हमारी अब ये ओवर होती है। एक बार क्या करेंगे, एनालाइज, जैसे जैसे मैंने बताया था आपने एनालाइज किया होगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन ठीक था और मेरा कोई अगर क्वेश्चन गलत था तो वो क्यों गलत था, और जो गलत था उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट था। आपको उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आपका वो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा भूल चुके हैं। तो आपके जितने क्वेश्चन गलत है आप उस कॉन्सेप्ट को आज ही दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि दोबारा से आपके माइंड से वो कॉन्सेप्ट ना जाए, ठीक है। ये आपको टेस्ट के बाद का प्रोसीजर होना चाहिए हमेशा, कि जो गलतियां की है उनको उसी टाइम रिवाइज करो ताकि बाद में आप उन्हें भूलो ना, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का सेशन हमारा यही था। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे अपने कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और प्लस कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा। चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय। और हाँ, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए।